देखो क्या कह रहा है, हमारे क्रियाकलाप यानी कि हमारे जो काम है पर्यावरण को किस तरीके से प्रभाव डालते हैं। हम सब पर्यावरण का सेम और संकेत भाग है। संकेत भाग मतलब उसका मिला हुआ भाग है। पर्यावरण परिवर्तन हमें प्रभावित करते तथा हमारे क्रियाकलाप गतिविधियां हमारे चारों ओर पर्यावरण को प्रभावित करती हैं। इस भाग में हम पर्यावरण संबंधी 2 समस्याओं के विषय में विस्तार से चर्चा करेंगे। पहला है ओजोन का अपक्षय यानी कि डिप्लीशन ऑफ ओजोन। सेकंड है बेस्ड मटेरियल। ठीक है, बेस्ड मटेरियल का कैसे हम क्या करेंगे, मिटिगेशन करेंगे या ख़त्म करेंगे, उसका निपटारण करेंगे। पहले तो हमें यही पता होना चाहिए कि ओजोन क्या है। ओजोन एक लेयर भी है और ओजोन एक क्या है, गैस भी है। क्या है, गैस भी है। ओजोन 3 के अणु ऑक्सीजन के 3 परमाणुओं से मिलकर बने होते हैं, जबकि सामान्य ऑक्सीजन, जिसके विषय में हम प्राय चर्चा करते रहते हैं, के अणु में 2 परमाणु होते हैं, जहां ऑक्सीजन सभी प्रकार के वायवी मतलब जिसमें क्या हो, जिसमें सारी क्रियाएं होती हों जीने की, वायवी जीवों के लिए आवश्यक है। वहीं ओजोन एक घातक विष है, विष मतलब जहर की तरह। परंतु वायुमंडल के ऊपरी स्तर में ओजोन का एक आवश्यक प्रकार्य संपादित होता है। प्रकार्य मतलब एक बहुत महत्वपूर्ण कार्य, संपादित मतलब पूरा होता है। यह सूर्य से आने वाली पराबैंगनी किरणों से पृथ्वी को सुरक्षा प्रदान करता है। यह पराबैंगनी विकिरण जीवों के लिए अत्यंत हानिकारक होते हैं। उदाहरण के लिए गैस मानव में त्वचा का कैंसर उत्पन्न करती है। वायुमंडल के उच्चतर स्तर पर पराबैंगनी विकिरण के प्रभाव से ऑक्सीजन O2 अणुओं से ओजोन बनाती है। क्या बनाती है, ओजोन बनाती है। उच्च ऊर्जा वाले वो ऑक्सीजन अणुओं से ओजोन बनता है। ऑक्सीजन के जो अणु है ना, वो पराबैंगनी किरणों के बाद क्या बना लेते हैं, ओजोन बना लेते हैं। उच्च ऊर्जा वाले पराबैंगनी विकिरण मतलब क्या होती है, उनकी किरणें ऑक्सीजन अणुओं को विघटित कर देती है, यानी कि तोड़ देती हैं और वो परमाणु बनता है। ऑक्सीजन के ये स्वतंत्र परमाणु संयुक्त होकर के ओजोन बनाते हैं, जैसे कि समीकरण में दर्शाया गया है। O2 पराबैंगनी किरणें O+O और O2+O3। 1980 से वायुमंडल में ओजोन की मात्रा में तीव्रता से गिरावट आने लगी। क्लोरोफ्लोरोकार्बन CFC जैसे मानव संश्लेषित रासायनिकों का इसका मुख्य कारण माना जाता है। अब CFC हमने नॉर्मल भाषा में नहीं देखा, ठीक है, लेकिन जो हमारे फ्रीज होते थे ना, जैसे फ्रीज करने वाली जो गैस होती थी वो CFC ही होती थी। उसका अब ना नाइट्रस की दूसरी वो बना लिया, दूसरी गैस का यूज़ करते हैं, नाइट्रस ऑक्साइड का। अब देखेंगे इसका उपयोग रेफ्रिजरेटर मतलब हमारे फ्रिज अग्निशामकों के लिए किया जाता था। अग्निशामक मतलब अग्नि को बुझाने के लिए, ठीक है। 1987 में संयुक्त राष्ट्र पर्यावरण कार्यक्रम UNDP यूनाइटेड नेशनल डेवलपमेंट प्रोग्राम में सर्वसम्मति सबकी सर्व अनुमति, ठीक है, सबकी अनुमति के साथ बनी CFC के उत्पादन को 1986 के स्तर पर सीमित रखा गया। सीमित मतलब कुछ जगह ही इसका इस्तेमाल किया जाएगा। अब यह आश्चर्य कि दुनिया भर की सभी विनिर्माण कंपनियां CFC रहित रेफ्रिजरेटर बनाएं, यानी कि CFC का यूज़ नहीं होगा। कचरा प्रबंधन की बात करें, आपकी दैनिक गतिविधियों में हमें बहुत से ऐसे पदार्थ उत्पादित करते हैं जिन्हें फेंकना पड़ता है। इनमें से अपशिष्ट का क्या है, इसमें से अपशिष्ट पदार्थ क्या हैं, जब हम उन्हें फेंक देते हैं तो उनका क्या होता है। आइए इन प्रश्नों का उत्तर जानने के लिए निम्नलिखित क्रियाकलाप करते हैं। हमने जैव प्रक्रम वाले अध्याय में पढ़ा कि हमारे द्वारा खाए गए भोजन का पाचन विभिन्न एंजाइमों द्वारा किया जाता है। क्या आपने कभी सोचा है कि एक ही एंजाइम भोजन के सभी पदार्थों का पाचन क्यों नहीं करता। एंजाइम अपनी क्रिया में विशिष्ट होते हैं। क्या होते हैं, विशिष्ट, यानी कि स्पेसिफिक काम करने के लिए ही रिलीज होते हैं। वो किसी विशेष प्रकार के पदार्थ के पाचन अपघटन मतलब तोड़ना, पाचन मतलब जमना, क्या होना, जमना। पाचन का सेकंड मीनिंग ये होता है कि जो हमारे पोषक तत्व है उसे सोख लेना, ठीक है, सेकंड मीनिंग। वैसे क्या है, पच जाना, ठीक है, लेकिन रियल मीनिंग यही है कि सेल्स ना जो न्यूट्रिएंट है उसे सोख लेती है, ठीक है। के लिए एंजाइम की आवश्यकता होती है, इसलिए कोयला बनाने से लेकर इसलिए कोयला खाने से हमें ऊर्जा प्राप्त नहीं हो सकती। इसी कारण बहुत से मानव निर्मित पदार्थ जैसे कि प्लास्टिक का अपघटन जीवाणु द्वारा दूसरे मृतक जीवों द्वारा नहीं हो सकता। तो यानी कि यहाँ पे क्या कह सकते हैं कि जो प्लास्टिक है उसका ना, उसे हम तोड़ नहीं सकते किसी भी माइक्रो ऑर्गेनिज्म के द्वारा।
इन पदार्थों पर भौतिक प्रक्रम जैसे कि ऊष्मा तथा दाब का प्रभाव होता है, परंतु सामान्यतः अवस्था में लंबे समय तक पर्यावरण में बने रहते हैं। वे पदार्थ जो जैविक प्रक्रम द्वारा अपघटित हो जाते हैं जैव निम्नीकरण कहलाते हैं। जैसे हमने क्या लिया, एक केले का छिलका लिया और वो अपने आप अपघटित होकर उसी में समा गया मिट्टी में, तो इसे निम्नीकरण ये कहलाते हैं। आपके द्वारा बनाए गए पदार्थ में से कितने जैव निम्नीकरण हैं? वे पदार्थ जो इस प्रक्रिया में अपघटित यानी कि टूट गए, क्या हो गए, टूट गए, नहीं हुए, उन्हें अजैविक निम्नीकरण कहते हैं। जो नहीं टूटे उन्हें क्या बोलेंगे, अजैविक, और जो टूट गए उन्हें बोलेंगे जैविक निम्नीकरण। यह पदार्थ सामान्यतः अक्रिय यानी कि इनर्ट होते हैं, यानी कि इन्हें बोलते हैं कि ये किसी के साथ क्रियाहीन करेंगे तथा लंबे समय तक पर्यावरण में बने रहते हैं अथवा पर्यावरण के अन्य सदस्यों को हानि पहुँचाते हैं। लाओ यहाँ से देखेंगे, किसी भी नगर एवं कस्बे में जाने पर चारों ओर कचरे के ढेर दिखाई देते। किसी पर्यटक स्थल पर जाएं तो हमें विश्वास, नमस्ते बेटा, हमें विश्वास है कि वहाँ पर बड़ी मात्रा में खाद्य पदार्थों की खाली थैलियाँ इधर उधर फैली हुई दिखाई जाएंगी। पिछली कक्षा में हमने स्वयं द्वारा उत्पादित इस कचरे से निपटाने के लिए उपायों पर चर्चा की। इस समस्या पर अधिक गंभीरता से ध्यान देते हैं। क्या देंगे, ध्यान। हमारी जीवन शैली में सुधार के साथ उत्पादित कचरे की मात्रा भी बहुत अधिक बढ़ गई है। हमारी अभिवृद्धि मतलब हमारी इच्छा में अभिवृद्धि में भी परिवर्तन एक महत्वपूर्ण भूमिका निर्वहन करता है। यानी कि जो हमारी इच्छाएं हैं उसके अनुसार क्या हो रहा है, परिवर्तन हो रहा है। हम प्रयोज्य यानी कि निर्वर्तनीय वस्तुओं का प्रयोग करने लगे। ऐसी वस्तुएं जो अपघटित नहीं होती। पैकेजिंग के तरीके में बदलाव, अजैविक निम्नीकरण, वस्तु के कचरे में पर्याप्त वृद्धि हुई है। आपके विचारों में इन सब का हमारे पर्यावरण पर क्या असर पड़ सकता है? अब क्या, रेलगाड़ियों में प्रयोजित निवर्तनीय कप, यानी कि जो क्या होते हैं, कप जो यूज़ हो रहे हैं। यदि आप अपने माता पिता से पूछेंगे तो संभवतः उन्हें याद होगा कि रेलगाड़ियों में चाय कांच के गिलास में दी जाती थी जो चाय वाले को वापस कर दिए जाते थे। डिस्पोजल कप एवं गिलास के उपयोग को इस आधार पर बढ़ावा मिला कि वे स्वच्छ एवं स्वास्थ्य डिस्पोजल कप एवं गिलास के उपयोग को इस आधार पर बढ़ावा मिला कि वे स्वच्छ एवं स्वास्थ्यवर्धक हैं। उस समय किसी ने कल्पना नहीं की थी कि प्रतिदिन लाखों की संख्या में उपयोग किए जाने वाले इन कपों का क्या समघातक मतलब क्या होता है, इम्पैक्ट होगा। कुछ समय पूर्ण कुल्हड़ यानी कि मिट्टी के पात्र विकल्प के रूप में लाए गए, परंतु इस पर विचार नहीं किया गया कि इतनी बड़ी संख्या में कुल्हड़ बनाने के लिए कितनी उर्वरक मिट्टी का उपयोग होगा। अब कागज़ के डिस्पोजल कप का इस्तेमाल हो रहा है और आपके विचार में डिस्पोजेबल प्लास्टिक कप की अपेक्षा कागज़ के डिस्पोजल कप के इस्तेमाल से क्या लाभ है? पर्यावरण हमारा स्वच्छ रहेगा। क्या रहेगा? पर्यावरण हमारा स्वच्छ रहेगा और हमारे पर्यावरण में बेकार नहीं होगा, वातावरण बेकार नहीं होगा और जल्दी से अपघटित हो जाएंगे। तो क्या होगा, सफाई रहेगी। ठीक है, अगर कोई डाउट हो तो